हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, और ये सभी 40 जीके के जो क्वेश्चन हैं 13 नवंबर 2021 की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा डैश के तहत किया गया था। विकल्प है धारा 13, धारा 2A, धारा 10, धारा 5A। सही उत्तर है धारा 5A। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL का गठन करती है। ये बोर्ड वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उनके आसपास किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न 2। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? विकल्प हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद, वित्तीय आयोग। सही उत्तर है सी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न 3। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में बदल दिया गया है। विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, सरदार पटेल तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU करने की घोषणा की। प्रश्न 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52। सही उत्तर है अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। यह अनुच्छेद राज्य को ये निर्देश देता है कि वो सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है ताकि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी प्रभाव के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। प्रश्न 5। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश द्वारा शुरू की गई थी। विकल्प हैं US, रूस, UK, डेनमार्क। सही उत्तर है डी, डेनमार्क। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत भारत और डेनमार्क ने सितंबर 2020 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। इस साझेदारी का उद्देश्य राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना, आर्थिक संबंधों और हरित विकास को विस्तार देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग को मजबूत करना है। ये साझेदारी विशेष रूप से पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। प्रश्न 6। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे डैश में सही ठहराया गया था। विकल्प हैं कामगार बनाम बिन्नी लिमिटेड, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, RK पैंडा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सही उत्तर है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 यानी एशियाड वर्कर्स केस के मामले में
उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बेगार या जबरन मजदूरी के समान है। इस फैसले ने जबरन मजदूरी की व्याख्या को व्यापक बनाया और ये स्थापित किया कि आर्थिक मजबूरी के कारण किसी से न्यूनतम वेतन से कम पर काम करवाना भी एक प्रकार का शोषण है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रश्न 7। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना डैश वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। विकल्प है 6, 1, 7, 5। सही उत्तर है सी 7। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए की जाती है। एक व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब वो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, चाहे वो स्कूल जाते हों और कुछ लिखने पढ़ने की क्षमता रखते हों, निरक्षर माना जाता है। इसलिए प्रभावी साक्षरता दर की गणना करते समय 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प हैं निंद्रालुता रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, पोर्फायरिया, मधुमेह, आघात। सही उत्तर है निंद्रालुता रोग। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस या निंद्रालुता रोग भी कहा जाता है, एक परजीवी रोग है। ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक परजीवी के कारण होता है। ये रोग मनुष्यों में संक्रमित सीसी यानी सेसी मक्खी के काटने से फैलता है। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और खुजली शामिल हैं। बाद के चरणों में ये रोग नींद के चक्र में गड़बड़ी, भ्रम और तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण इसे स्लीपिंग सिकनेस नाम दिया गया है। प्रश्न 9। किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच डैश का अपराध है। विकल्प है डेटा इंक्रिप्शन, फायरवॉल, पैच, हैकिंग। सही उत्तर है हैकिंग। हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के घुसपैठ करने की क्रिया है। ये एक साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन के डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, उसे चुराना, बदलना या नष्ट करना शामिल हो सकता है। डेटा इंक्रिप्शन और फायरवॉल सुरक्षा उपाय हैं जो हैकिंग को रोकने में मदद करते हैं, जबकि पैच सॉफ्टवेयर में कमजोरियों को ठीक करने के लिए एक अपडेट है। प्रश्न 10। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? विकल्प हैं 1950, 1948, 1975, 1947। सही उत्तर है 1950। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। इसी दिन भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान और आज़ादी के कुछ समय तक इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध और फिर संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न 11। प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? विकल्प है ए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी परंपरागत कृषि विकास योजना, डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सही उत्तर है डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देकर खेती में पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य कम पानी का उपयोग करके अधिक फसल उत्पादन सुनिश्चित करना है, जिससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि किसानों की उपज और आय में भी वृद्धि होती है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां पानी की कमी है। प्रश्न 12। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। विकल्प है ए 2016, बी 2014, सी 2013, डी 2015।
सही उत्तर है सी 2013। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 को 26 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था और यह 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। इस कानून ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मानवीय, सहभागी और पारदर्शी बनाना तथा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना था। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? विकल्प है ए व्हेल, बी समुद्री गाय या सी काऊ, सी जल सिंह या सी लायन, डी वॉलरस। सही उत्तर है बी समुद्री गाय। समुद्री गाय, जिसे मैनेटी या डुगोंग के नाम से भी जाना जाता है, एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। इसका मुख्य भोजन समुद्री घास और अन्य जलीय पौधे हैं। अन्य विकल्पों में व्हेल की कई प्रजातियां मांसाहारी होते हैं, जबकि जल सिंह और वॉलरस भी मांसाहारी होते हैं, जो क्रमशः मछली, स्क्विड और शेलफिश खाते हैं। प्रश्न 14। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? विकल्प है ए 97वां संशोधन, बी 76वां संशोधन, सी 32वां संशोधन, डी 100वां संशोधन। सही उत्तर है 97वां संवैधानिक संशोधन। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संशोधन के माध्यम से 3 प्रमुख बदलाव किए गए। 1. संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, जिससे सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार बन गया। 2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में एक नया अनुच्छेद 43D जोड़ा गया, जो राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। 3. संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243ZH से 243ZD है। प्रश्न 15। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? विकल्प है ए 47, बी 100, सी 50, डी 25। सही उत्तर है ए 47। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तब समवर्ती सूची में 47 विषय थे। बाद में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषय यानी शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे इसमें विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। प्रश्न 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? विकल्प है ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 54। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG से और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। प्रश्न 17। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? विकल्प है ए 1922, बी 1927, सी 1907, डी 1916। सही उत्तर है सी 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। यह विभाजन पार्टी के 2 प्रमुख गुटों यानी गरम दल और नरम दल यानी उदारवादी के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था। गरम दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। अध्यक्ष पद के चुनाव और स्वदेशी आंदोलन को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी का विभाजन हो गया।
बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुटों का फिर से विलय हो गया। प्रश्न 18, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? विकल्प है ए ट्विटर, बी लिंक्डइन, सी फेसबुक, डी स्नैपचैट। सही उत्तर है सी फेसबुक, यानी अब मेटा। मैसेंजर, जिसे फेसबुक मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और प्लेटफॉर्म है जिसे मूल रूप से फेसबुक द्वारा विकसित किया गया था। फेसबुक ने 2021 में अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक यानी META PLATFORMS INC कर दिया। इसलिए वर्तमान में मैसेंजर का स्वामित्व मेटा के पास है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की भी मालिक है। प्रश्न 19, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डैश में अपनाया गया था। विकल्प है ए 1948, बी 1946, सी 1945, डी 1966। सही उत्तर है ए 1948। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को अपनाया था। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो सभी मनुष्यों के अविच्छेद्य अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति या जन्म कुछ भी हों। इसी उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 20, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा डैश के तहत निपटाया जाता है। विकल्प है ए धारा 4, बी धारा 13, सी धारा 7, डी धारा 2। सही उत्तर है बी धारा 13। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार को परिभाषित करती है और उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है या अपने ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखता है जिसे वो संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो उसे आपराधिक कदाचार का दोषी माना जाता है। धारा 7 रिश्वत से संबंधित अपराधों से संबंधित है। प्रश्न 21, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? विकल्प है श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव, नेपाल। सही उत्तर है 3, मालदीव। भारत सरकार ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस पैकेज में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। प्रश्न 22, वह भारतीय कानून जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है, डैश है। विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1960। सही उत्तर है 2, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक निरोध कानून है। यह केंद्र या राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा या सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करना है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। प्रश्न 23, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? विकल्प है सर अर्नेस्ट बाकर, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, NA पालखीवाला। सही उत्तर है 4, NA पालखीवाला। प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ नानी अरदेशर पालखीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था।
उनका मानना था कि प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों, दर्शन और सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करती है, ठीक उसी तरह से जैसे एक पहचान पत्र किसी व्यक्ति की पहचान बताती है। प्रश्न 24। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? विकल्प है 1988, 2005, 2013, 1980। सही उत्तर है 1, 1988। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ये 1987 में राजस्थान की रूपकंवर की सती की घटना के बाद बनाया गया था और 1988 में ये एक संसदीय अधिनियम बन गया। इस कानून का उद्देश्य सती प्रथा, चाहे वो स्वैच्छिक हो या जबरन, को रोकना और इसके महिमा मंडन को अपराध घोषित करना है। प्रश्न 25। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? विकल्प है लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। सही उत्तर है 3, वस्त्र उद्योग। भारतीय वस्त्र उद्योग को देश का एकमात्र ऐसा उद्योग माना जाता है जो कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक की मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। इसका कारण ये है कि भारत में कपास, रेशम, जूट और मानव निर्मित फाइबर जैसे कच्चे माल का प्रचुर उत्पादन होता है। प्रश्न 26। रियल एस्टेट यानी स्थावर संपत्ता विनियमन और विकास अधिनियम रेरा वर्ष डैश में पारित किया गया था? विकल्प है 2000, 2012, 2016, 2018। सही उत्तर है 3, 2016। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, जिसे आमतौर पर रेरा के नाम से जाना जाता है, 2016 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस कानून को 10 मार्च 2016 को राज्यसभा और 15 मार्च 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ये कानून 1 मई 2017 से पूरी तरह से लागू हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना, रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और निवेश को बढ़ावा देना है। प्रश्न 27। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? विकल्प है हरित क्रांति, भूरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। सही उत्तर है 4, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड, जो 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था, श्वेत क्रांति से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी द्वारा शुरू किया गया था और इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न 28। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने ये दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? विकल्प है कल्लूरी चंद्रमौली, सरोजिनी नायडू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोटीपति ब्रह्मैया। सही उत्तर है 3, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि वे सटीक आध्यात्मिक भविष्यवाणी कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं और यहां तक कि बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। इन दावों ने विद्रोहियों को मोहित कर लिया और वे उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे। राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत को केवल प्रयोग से ही आज़ाद कराया जा सकता है। प्रश्न 29। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? विकल्प है तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है 4, 11वीं अनुसूची। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न 30। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? विकल्प है मायाराम समिति,
गाडगिल समिति, बिमल जलान समिति, अशोक दलाई समिति। सही उत्तर है 1. मायाराम समिति। भारत सरकार ने 2013 में तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य कार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FFI) की परिभाषाओं को सरल और स्पष्ट करना था ताकि निवेश से संबंधित नीतियों में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। समिति ने इन दोनों प्रकार के निवेशों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। प्रश्न 31. संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? विकल्प हैं ए. केंद्रीय सूचना आयोग, बी. संघ लोक सेवा आयोग, सी. भारत का परिसीमन आयोग, डी. भारतीय सर्वेक्षण। सही उत्तर है सी. भारत का परिसीमन आयोग। भारत का परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है। प्रश्न 32. डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। विकल्प है ए. केवल लापरवाही, बी. अंधाधुंध साथ ही साथ लापरवाही, सी. केवल अंधाधुंध, डी. अंधाधुंध या लापरवाही। सही उत्तर है डी. अंधाधुंध या लापरवाही। यह प्रश्न भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 279 से संबंधित है। इस धारा के अनुसार जो कोई भी किसी सार्वजनिक रास्ते पर इतनी उतावलेपन, रैश या लापरवाही से कोई वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की संभावना हो तो उसे दंडित किया जाएगा। कानून में उतावलेपन या लापरवाही शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है कि इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न 33. श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डैश से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। विकल्प है ए. 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, बी. 50 मिलीग्राम प्रति 200 ml रक्त, सी. 50 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, डी. 30 मिलीग्राम प्रति 200 ml रक्त। सही उत्तर है ए. 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय शराब के नशे में पाया जाता है और उसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से अधिक है तो यह एक दंडनीय अपराध है। यह भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए लीगल लिमिट ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है। प्रश्न 34. भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प है ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है सी. लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को अधिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता देना था। उनके इस कदम ने भारत में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी, इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी जाती है। प्रश्न 35. निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? विकल्प है ए. मोज़िला फायरफॉक्स, बी. गूगल, सी. इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी. ओपेरा मिनी। सही उत्तर है बी. गूगल। गूगल एक खोज इंजन सर्च इंजन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसके विपरीत मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र्स हैं।
वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें देखने के लिए किया जाता है, जबकि खोज इंजन का उपयोग उन वेबसाइटों पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। प्रश्न 36। भारतीय संदर्भ में PIL है: ए. संविधान में प्रदान किया गया, B. आम नहीं, C. न्यायिक रूप में व्यक्त तथ्य, D. विकासशील अवस्था में। सही उत्तर है C. न्यायिक रूप में व्यक्त तथ्य। जनहित याचिका PIL भारतीय संविधान में सीधे तौर पर उल्लेखित नहीं है। यह एक न्यायिक रूप से विकसित अवधारणा है जिसे न्यायिक सक्रियता का परिणाम माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में इस अवधारणा को विकसित किया था ताकि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय मिल सके जो अन्यथा अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ थे। यह न्यायपालिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 की उदार व्याख्या का परिणाम है। प्रश्न 37। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। विकल्प है: ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश, B. सदन के पीठासीन अधिकारी, C. सदन के नेता, D. विपक्ष के नेता। सही उत्तर है B. सदन के पीठासीन अधिकारी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रावधान करती है कि दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा लिया जाएगा। हालांकि केहोतो-होलोहन बनाम जाचिलुंग मामले 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के समर के अधीन है। प्रश्न 38। आहार नाल का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ सलाइन को अवशोषित करता है? विकल्प हैं: ए. वृक्क यानी किडनीज, B. अग्न्याशय पैनक्रियास, C. यकृत यानी लिवर, D. बड़ी आंत। सही उत्तर है D. बड़ी आंत। पाचन प्रक्रिया में भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपचित भोजन से पानी और कुछ आवश्यक सलाइन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना है, जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में ठोस बनाता है, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न 39। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प हैं: ए. 22, B. 16, C. 18, D. 12। सही उत्तर है D. 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न 40। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? विकल्प है: ए. अनुच्छेद 267, B. अनुच्छेद 256, C. अनुच्छेद 269, D. अनुच्छेद 366। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद को भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्थापित करने का अधिकार देता है। यह निधि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में होती है और इसका उपयोग अप्रत्याशित या तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिनके लिए संसद की मंजूरी की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।
बाद में संसद की मंजूरी मिलने पर निकाली गई राशि को भारत की संचित निधि से इस आकस्मिकता निधि में जमा कर दिया जाता है।